बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एहतसाब उसामा तैयब के साथ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कुछ अच्छी खबरें। पाकिस्तान अमन का दाई, ईरान और अमेरिका अमन मुआहदे के करीब पहुंच चुका है। सफारती महाज पर पाकिस्तान की ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है और इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला ने भी ये खुशखबरी सुनाई है इस मुआहदे के हवाले से। और मुआहदे का बुनियादी मकसद जंग का खात्मा, ईरान ने यह वाज़ेह किया। इस पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ जो अगर मुल्क की सतह पर बात की जाए तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी है और अपोजिशन ने भी इसके ऊपर ग्रीन सिग्नल दिया। इस पर बात करेंगे। बजट को अवाम दोस्त बजट कहा जा रहा है, हम इस पर बात करेंगे कि किस हद तक अवाम दोस्त बजट है। मेरे साथ मौजूद मेहमानों में मज़हर बरलाल साहब सीनियर तहज़ीरकार मौजूद हैं, जवाद फैज़ी साहब सीनियर तहज़ीरकार मौजूद हैं। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मज़हर बरलाल साहब, सर आपसे मैं स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले अच्छी बातें कर लेते हैं थोड़ी सी। जो एक अमन वायदा होने जा रहा है, इसके ऊपर किस तनाजुर में देख रहे हैं, फिर बजट और बाकी मामला मुल्क की सियासत पर भी आते हैं। एक तो उसामा साहब, आपकी आवाज मुझे काफी कम आई है। और चलें, अच्छी बातें ये है कि सुना एक मायदा हो रहा है जी और अभी उस मायदे को ईरानियों ने बेनकाब कर दिया। उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया उसके पीछे पड़ गया और अब वो मायदा खराबी की तरफ है। लेकिन अल्लाह करे वो मायदा हो जाए। और उस पे देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को झुकना तो पड़ेगा। जो आज वो जान छुड़वा ले, कल छुड़वा ले, परसों छुड़वा ले। और जो लोग या जो ममालिक अमरीकी इत्तेहादी हैं, वो कमजोर होते हुए आपको दिखाई देंगे। अब ईरान जो है वो एक सुपर पावर के तौर पर आएगा, चौथी सुपर पावर होगी दुनिया में। अब एक सुपर पावर तो नहीं रहेगी। और ये बात डोनाल्ड ट्रंप को अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए, अगर उनकी समझ है तो। वैसे तो आज तक वो धोखाधड़ी से ही काम चलाते हैं। कभी कहते हैं मायदा हो गया और हम ईरान के मायदे के करीब पहुंच गए और अगले दिन फिर हमले शुरू कर देते हैं। दरअसल वो एक ऐसे चौधरी की तरफ से हैं की तरह है जो कहता है कि यार मेरी तो इज्जत बच जाए। तो वो इज्जत बचाने के लिए कर रहे हैं, मायदा हो जाएगा। उसमें जाहिर है ईरान जो है उसकी सारी शराइत मानी जाएगी और एक आध शर्त अमेरिका की भी मान ली जाएगी, जो लटकी हुई शर्त होगी। लेकिन अच्छा, दुनिया में अमन होना चाहिए, आपने हुर्मत खुलनी चाहिए। और खुशी की बात यह है कि वो जो ताकत के घमंड में थे, वो उनका घमंड जो है, उनका गुरूर जो है, वो खाक में मिला है। और ईरानियों ने साबित किया है कि वो एक उम्दा कौम है। वो ताजे बरतानिया के साय पर भी नहीं आए थे। और 5-6 हजार साल तारीख है उनकी। और उन्होंने ये भी साबित किया कि वो पाबंदियों में भी जीना अ, सीखा उन्होंने, और दुनिया को बताया कि पाबंदियों में कैसे जिया जाता है। मेरा ख्याल है इतनी लंबी पाबंदियां किसी और मुल्क पर नहीं लगी। तो एक मैं तो पावर शिफ्ट होते हुए देख रहा हूँ। हम्म। ठीक है, मुआहदा हो, अच्छी बात है। लेकिन जो पावर एशिया में शिफ्ट होते हुए देख रहा हूँ, एक नया ब्लॉक बनता हुआ नजर आ रहा है मुझे, जिसमें चाइना है, रूस है, ईरान है और पाकिस्तान भी है। ये ब्लॉक जो है एशियन ब्लॉक होगा और पावर एशिया में शिफ्ट होती हुई नजर आ रही है। चाइना ने, उसामा साहब, साबित किया है कि वो टेक्नोलॉजी में अमरीकियों से कहीं आगे है। हम्म। देखिए, चाइनीज बड़े सियाने लोग हैं, खुद वो लड़े नहीं और उन्होंने अपना असला सारा टेस्ट कर लिया है। पहले पाक इंडिया जंग में टेस्ट किया और अब उन्होंने ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग में बहुत कुछ टेस्ट कर लिया है। और उन्होंने अपनी जो जंगी सलाहियत है उससे मात दी है। अमरीकियों को समझ आ गई है कि हमारे पास तो जो टेक्नोलॉजी है वो 70s और 80s की है। हम्म। और अब जमाना जो है 2026 का जा रहा है। वो चाइना आगे है। चाइना ने टेक्नोलॉजी में इनको बहुत खराब कर दिया। बिल्कुल सही। और ये जो अरब ममालिक बड़े बड़े फूफा करते थे, ये भी अब ईरान के सामने जरा बोलते हुए फूफा से नहीं बोलेंगे। समझ आ गई है उन सबको कि वो कितने पानी में। तो वायदा हो रहा है, अच्छी बात है, हो जाए।
वेलकम। बिल्कुल सही है। इसमें मैं जवाद फैज साहब सर आपसे राय जानना चाहूँगा, किस तरह से देख रहे हैं पाकिस्तान के किरदार को इस तमाम तर सूरत हाल में जिसमें अब बिल्कुल मुआहदे के करीब दोनों ममालिक पहुंच चुके हैं। देखिए उसामा भाई, मसला ये है, मजहर बर्दाश्त साहब ये बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि अब ब्लॉक भी नया सामने आएगा और री अलाइनमेंट है, री बैलेंसिंग है और सारे मामला इसी खिते में आएंगे और जिन्हें जोन था सुपर पावर होने का वो मामला तो नहीं चलता। लेकिन इसके साथ साथ और भी बड़ी अहम चीजें हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ईरान पे पाबंदियां थी, इस पे कोई शक नहीं कि पूरी दुनिया में असासे मुंजमद थे और खासतौर पे अरब अमारात और दुबई को ये कहना पड़ गया कि हमने उनके कोई पैसे रिलीज नहीं किए, अभी तक मुंजमद है। मगर इसके साथ साथ एक और भी बड़ी अहम बात हुई है, वो जो ग्रेटर का चक्कर था ना, वो अखंड भारत की सूरत में, ग्रेटर इंडिया की सूरत में, वो ग्रेटर इसराइल की सूरत में या ग्रेटर ईरान की सूरत में, वो इनकलाब ईरान के बाद कि हमारा असल जो इनकलाब है वो पूरी दुनिया में फैलना चाहिए, वो भी रुक जाएगा और सुकून हो जाएगा और सुकून होना भी चाहिए। उसकी वजह कि किस तरह मुमकिन है कि सऊदी अरब एक तरफ हो, आप वेटिकन सिटी को ले लीजिए, उसके मद्दे मुकाबल तो डोनाल्ड ट्रंप ने 2 जुमले कहे जो तो पूरी दुनिया में स्यापा पड़ गया था। लिहाजा किस तरह मुमकिन है कि आप पैरेलल 2 इनकलाब और इस्लाम के नाम पे हो या इस्लाम के तौर पे अपनी अपनी शरीयत होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मामले भी कुछ आयन है कि हमें इस तरफ नहीं जाना। क्या हमारे यहाँ प्रॉक्सीज नहीं होती रही? क्या हिंदुस्तान और ईरान मिलके आगे नहीं बढ़ते रहे? क्या गवादत को नाकाम बनाने की कोशिश नहीं करते रहे? और फिर और भी दोस्तनुमा दुश्मन जो अभी खुल के सामने आ गए हैं, तो वो भी क्या गवादत को नाकाम बनाना नहीं चाह रहे थे? मैंने गवादत खड़े होकर अपने प्रोग्राम में कहा था कि देखिए हमारे साथ हो क्या रहा है कि 1956 में हम खरीदे, 1956 में खरीदे और उसके बाद कुछ चलने न दिया गया। ये वो सारे मामला है कि जहां अमेरिका की सुपर पावरी जो है वो खत्म होगी तो दूसरी जगह हमारे खित्ते में हमारा बराबर जो मुल्क था उन्हें भी ये पता चल गया है कि इस वक्त ढाल के तौर पे कौन सामने आया है, इस वक्त फेस सेविंग के तौर पे भी किसने किरदार अदा किया है। लिहाजा मैं समझता हूँ पाकिस्तान का किरदार बड़ा करीबी है और बड़ा अहमियत का हामिल है। और खास तौर पे मैं ये नहीं कहता कि डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने मुंह से किसी दफा कह देंगे, मैं तो पूरी दुनिया के ममालिक के सुफरा हो, वज़रा हो या सरबराहान हो और मीडिया पर्सनैलिटीज हो, वो सारे पाकिस्तान को इस वक्त जिस तरह देख रहे हैं और जिस तरह वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का किरदार इंतहाई अहम है, तो मेरा ख्याल है कि हमें दुआ ये करनी चाहिए कि हमें ये पच जाए और हम अपनी इज्जत को जो है वो बढ़ा सके और आगे ले जाने की कोशिश कर सके बाहमी इत्तेहाद और यगानत के साथ। बिल्कुल सही है। अच्छा, इसमें ब्रिगेडियर साहब अभी जब भारत का भी जिक्र हुआ तो आप नाए हुर्मज में खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मार्को रूबियो ने भारतीय मनसब को इंतबाह किया है और इसके ऊपर पहले भारतीय हुकाम ने भी जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड करवाया आप नाए हुर्मज के ही मामले के ऊपर जो मुबैना अमरीकी कार्रवाई हुई। तो क्या देख रहे हैं आप, अमेरिका भारत के ताल्लुकात के अंदर दरार बदस्तूर जो है वो कायम रहेगी या बस एक इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, अमेरिका और भारत में ये तो छोटा मोटा टुक टुक जो चलता रहता है, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अमेरिका तो भारत का एक और इंडिया के एक बड़ी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, डिफेंस एग्रीमेंट्स उनके हुए में। उनको मालूम है कि इंडिया जो है उसकी 1.5 अरब की उसकी पॉपुलेशन है और उसकी इकोनॉमी आप देखें $700 to $800 बिलियन तो उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। और चीन के मुकाबले में एक काउंटर वेट को तैयार करना, अपना सीपैक को गैर फाल करना और ये तमाम जो चाइनीज इंटरेस्ट हैं इन द रीजन उनको काउंटर करना, ये तो इंडिया जो है उनके साथ तो उनकी एक ऐसी डीप अंडरस्टैंडिंग है कि हम तो ऐसी समझते हैं कि वो मूडी को उसने फोन नहीं किया, मूडी ने उसको जवाब नहीं दिया, ऐसी कोई बात नहीं। अंदर से वो बिल्कुल मिले हुए हैं। अभी पीछे क्या, उनका वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस वहां पे गया हुआ था, उनका सेक्रेटरी स्टेट गया हुआ था, डिफेंस सेक्रेटरी गया हुआ था, उनके आपस में बातचीत जो है। देखें, अमेरिका, इसराइल, इंडिया, ये एक अलायंस है, ये एक ऐसा अलायंस, थिक अलायंस है कि ये कभी नहीं टूटेगा। छोटे मोटे जो
स्मॉल प्रॉब्लम हियर एंड देयर डिप्लोमेटिक हो गए, टेररिस्ट के इश्यूज हैं वो बहुत हुए। फिर इंडिया ने जाहिर बात है बड़ा माइंड किया कि जिस तरह ट्रम्प ने 75 मरतबा उनके 8, 9, 10, 11 तैयारों को जो हमने गिराया था पिछले साल की जंग में, उसका जिक्र किया, वो कुछ चीजें वो माइंड करते हैं, लेकिन उन्होंने भी आप देखें कि कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, उन्होंने कोई प्रोटेस्ट लॉन्च नहीं किया कि जी आप ये बार बार हमारे एयरफोर्स के तौहीन कर रहे हैं, हमारी तस्दीक कर रहे हैं, और ये है वो चुप रहे। टैरिफ भी लगा, वो भी मामला इवेंचुअली जो है वो ठीक हो गया। सो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अमेरिका की एक स्पेशल रिलेशनशिप है विद इंडिया, ऐसी रिलेशनशिप जो उनकी हमारे साथ नहीं है। ये बात समझने की कोशिश करें। जब इंडिया के इंटरेस्ट की बात आएगी, अमेरिका जो है वो हमेशा एक प्रो उसका स्टांस, मैं ये नहीं कहता हूँ कि एंटी पाकिस्तान होगा, बट डेफिनेटली वो प्रो इंडियन स्टांस होगा। ये याद रखिए आप। इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर की जो बात है, बड़ा कहा ट्रम्प ने कि जनाब आपके आपस में मैं बातचीत करा दूंगा, ये करा दूंगा, वो कुछ नहीं हुआ कभी। आज तक मुझे बताएं कोई इंडियन के अमेरिका के टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल, ट्रम्प और उसके नीचे वाले लोग, उन्होंने कभी को कश्मीर के ऊपर बात की है कि जनाब वहां पे मजालिम हो रहे हैं इंडियन आर्म फोर्सेस की तरफ से, और जनाब आपने उसका ऑटोनोमस स्टेटस खत्म किया है, आपने जो सारे मामला हैं कश्मीर के तयशुदा वो आपने उसके इकोनॉमी के हवाले से वो आपने आर्टिकल 370 जो है उसको आपने खत्म कर दिया है, आपकी बरबरीत अभी जारी है, 8 लाख आपकी फौज है, आप ये बात नो, कुछ नहीं, कभी नहीं आया। चाहे हम जितना मर्जी उनको एविडेंस दें, डोजियर पे डोजियर बना के दे रहे हैं यूनाइटेड नेशन को, सिक्योरिटी काउंसिल को, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन को, और ऑफ कोर्स द अमेरिकन आल्सो, लेकिन उन्होंने उनका मकसद है, अभी जारी बात है उनके इंटरेस्ट इस वक्त है कि पाकिस्तान को इस्तेमाल किया जाए, पाकिस्तान की सर्विसेज दी जाए, क्योंकि पाकिस्तान की एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है मुसलमान ममालिक में, मुस्लिम उम्मा में, और गल्फ के हवाले से ईरान के भी नजदीक है, हमारे सऊदी अरब के भी नजदीक है, बाकी ममालिक के भी नजदीक है। इसलिए उन्होंने इंडिया को उसमें इन्वॉल्व जो है नहीं किया, बिकॉज इंडिया का क्लियर स्टांस है, इंडिया प्रो इसराइल, ठीक है जी। सो लिहाजा कोई ऐसी उम्मीद ना रखे। ये जो बात होगी, अभी 2 मिनट पहले मैं सुन रहा था, मदर बल्ला साहब भी बात कर रहे थे, ये देखें प्राइम मिनिस्टर साहब ने कर दिया है, शहबाज शरीफ साहब ने ये पोस्ट लगाई है, लेकिन अभी मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि ईरानियंस की तरफ से कह रहे नहीं, अगले 1-2 दिन में तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर वही कहानी दोहराई जा रही है कि एक तरफ से कहा जा रहा है कि बस एग्रीमेंट होने वाला है अगले दिन 48 घंटे में, 72 घंटे में, और जनाब वो MOU होगा, मेमोरेंडम होगा, ठीक है ना, लेकिन कोई इस किस्म की पॉजिटिव और जिसको कहते हैं ना इंकरेजिंग स्टेटमेंट वो ईरान की तरफ से नहीं आ रही। मैं अभी सोशल मीडिया पे देख के आ रहा हूँ, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर है, ये लिखा होता कि शायद कल वो इस्लामाबाद आएंगे। बिल्कुल सही सर। और दूसरी बात ये है कि नहीं, एक मैं बात कहना चाह रहा हूँ भाई, मुझे ये बताएं, काम सारा हमने किया, काम पाकिस्तान ने किया, हमारी सिविल मिलिट्री लीडरशिप ने, तो मुझे ये बताएं कि अगर वो जेनेवा में भी उन्होंने करना था, जो खबर आ रही थी कि जेनेवा में ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, ये भी एक नई चीज आ गई है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो होगा तो इस मेमोरेंडम पे, इस MOU पे, और नाम लेकर उसका होगा इस्लामाबाद डिक्लेरेशन या इस्लामाबाद अकॉर्ड। भाई ये तो बड़ी ज्यादती है। अगर आपने यही करना है तो आप वो चीज इस्लामाबाद में कर सकते हैं। आई डोंट नो, ये इसको अभी तक ये कंफ्यूजन है, इसकी डायनामिक्स जो है अभी समझ नहीं आई है। बिल्कुल ठीक है मदर बल्लाज साहब। सर मुझे अगले टॉपिक पे जाना है और आपसे ये जानना है कि वज़ीर आज़म ने मिसाक जमहूरियत और मईशत के लिए अपोजिशन को दावत दी है, कितनी संजीदा आपको इसमें अपोजिशन नज़र आ रही है और कितनी संजीदा आपको इसमें हुकूमत नज़र आ रही है? अच्छा उसामा साहब, पहले मैं एक छोटी सी बात कर लूँ। ये जिनेवा में असल में जाने का मकसद ये है कि चूंकि वो चाहते हैं कि इस मुआहदे में अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो ज़ामन बने, वो उसमें लिखा भी हुआ है, तो इसलिए जिनेवा की तरफ जाने का इरादा रखते हैं, क्योंकि जिनेवा में उसके हेडक्वार्टर हैं UN के। बाकी इंडिया, इसराइल, अमेरिका ठीक है, उसके साथ UAE को भी शामिल कर लें। अभी फैजी साहब ने बड़ी अच्छी बात की है, जो मैं तो नाम लेता हूँ, लोग नाम लेते घबराते हैं, UAE वाले थे जो ग्वादर के खिलाफ साजिशें किया करते थे, क्योंकि ग्वादर डीप सी पे है और इनका दुबई नाले पे है।
ये हमेशा साजिश करते थे इन्होंने। मैं तो अपने इदारों को 15 साल पहले मैंने बताया था कि भाई ये चेक करें, ये 22,000 बलोचिस्तान के रहने वालों को किस तरह इन्होंने रेजिडेंशियल वीजे दिए हुए हैं दुबई वालों ने। मैं तो ओपनली कहता हूँ, जो पाकिस्तान का दुश्मन है उसको दुश्मन कहता हूँ। और मिसाके जमहूरियत की बात की है शहबाज शरीफ साहब ने। देखिए मिसाके जमहूरियत इससे पहले हुआ था पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान और नवाबजाद साहब की पार्टी के दरमियान। तो मिसाके जमहूरियत सबसे पहले तोड़ा तो इनके भाई ने था, मियां नवाज शरीफ ने। वो कोट पहन के यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ चले गए थे अदालत में। तो ये तो मिसाके जमहूरियत तोड़ने वाले हैं खुद। अब किस मुंह से लोगों को दावत दे रहे हैं? दूसरा, मेरा इशू है एक, मैं पाकिस्तानी हूं, मैं मुझे मोहब्बत है, मेरी धरती है कि मियां शहबाज शरीफ साहब ने पिछले साल कहा था कि सिंध ताश मुआहदा अगर इंडिया ने मुअत्तल किया, मनसूख किया तो हम जंग तस्वर की जाएगी। तो बाबा वो चनाब रोक दिया हुआ है उन्होंने, और वो चनाब का पानी जो है वो सुरंग के जरिए एक बड़े मंसूबे के तहत ब्यास में डालना चाहते हैं। फिर आपको पता है ये आपके कसूर के सामने ब्यास पे, और इसको जब सतलुज मिलता है तो वहां उन्होंने भाखड़ा डैम बना रखा है, और भाखड़ा डैम बहुत बड़ा डैम है। तो वो उस डैम के जरिए बहुत सी जमीनों को सैराब करना चाहते हैं। मेरी हुकूमत तो इस पे क्यों नहीं बोल रही भाई? इसका भी तो जामन वर्ल्ड बैंक था सिंध ताश मुआहदे का। तो शहबाज शरीफ साहब इस इंडिया की भी खबर लें, बिल्कुल सही उधर भी साहब। जरा सलामी कर लें कि इनकी शादियों में माना मोदी जी बड़े शौक शौक से आते थे, बड़ी पगड़ियां साड़ियां तबादले होते हैं, लेकिन ये मुल्क की बात है। नहीं, लेकिन वो और मदर वो बिलाल साहब वो पाकिस्तान पुरानी, को बंजर करना वो चाहते हैं। वो तो काफ़ी पुरानी बात है ना अब साड़ियों वाली। उसका तो अब मेरा ख्याल है हवाला इसलिए नहीं दे सकते कि पिछले साल जो नाको चने जब वाएँ इन्हीं की हुकूमत थी, तो मेरा ख्याल है वो तो अब बात पुरानी होगी ना। वो नाको चने किसी और ने चुपवाए हैं। इनके पास में होता तो ये तो फिर गले मिल लेते। वो और लोग हैं यार जिन्होंने नाको चने चुपवाए हैं। अच्छा, सही है, बस बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक इत्तेफाक है। है इनकी हुकूमत की। मदर साहब इस पे आइए ना, मुझे बताएं कि जो दावत देने की बात की है, बस रस्मी सी बात होगी या कोई संजीदगी से इसको आगे लेके भी चला जाएगा मिसाके जमहूरियत और मईशत के लिए? देखिए हुकूमत और अपोजिशन में हमेशा एक तो पहल हुकूमत को करनी होती है, कर ली उन्होंने। और उन्हें रास्ते हमवार करने होते हैं। एक तरफ आप अपोजिशन के लोगों पे मुकदमात भी बनाएं, एक तरफ आप उन पे जुल्म भी रवा रखें, एक तरफ आप उनके घरों पे छापे भी मारे, और दूसरी तरफ आप कहें आओ जी बैठो जी रोटी खाओ चाय पियो और मिल के चलते हैं। इस तरह नहीं होता। पाकिस्तान में ये जो मीशत अभी नाकाम हुई है, इसकी बड़ी वजह ये है कि पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम है, और जब तक सियासी अदम इस्तेहकाम रहेगा उस वक्त तक दाखिली इंतशार भी कंट्रोल नहीं हो सकता, और आपके माशी हालात भी कंट्रोल नहीं हो सकते, बेहतरी नहीं आ सकती। तो आपको सियासी इस्तेहकाम लाने के लिए अपोजिशन के लोगों से कोई प्यार मोहब्बत भी के साथ हाथ बढ़ाना चाहिए। ये तो नहीं है कि आप छितर भी अपने पास रखें और लोगों को गोलियां भी मारें और कहें कि गोलियां खाने वाले आके बैठ भी जाएं और आपसे बात भी करें। ऐसे नहीं होता। ये गलत चीज है कि आप जुल्म भी रवा रखें और प्यार मोहब्बत की बातें भी करें। एक ही चीज चलती है ना, या जुल्म चला लें या प्यार मोहब्बत से मुल्क चला लें। बिल्कुल सही है। अच्छा, मुझे जवाद फैज़ साहब एक तो इस पर ज़रूर बात कीजिएगा कि ऑपोजिशन ने भी इसको ग्रीन सिग्नल कहा है, इस पर ग्रीन सिग्नल दिया है, एक तो इस पर ज़रूर बात कीजिएगा। दूसरा, हुकूमत जाने की बातें क्यों शुरू हो गई हैं सर इतनी ज़्यादा? इसमें कोई हकीकत है या बस वैसे ही? देखिए, दो तीन बातें मैं जरूर कहना चाहूंगा। अगरचे बिखरे पड़े हैं सैकड़ों उन्वां मेरे आगे, लेकिन इशू ये है कि अभी मदर बिलाल साहब ने कहा कि जो हिंदुस्तान को नाको चने चबवाए हैं वो तो किसी और ने चबवाए हैं, इन्होंने थोड़ी चबवाए हैं। तो चले यार, ये वो भी तो नहीं है ना जो असेंबली के फ्लोर पे इन्होंने ये तो नहीं कहा कि क्या मैं हिंदुस्तान पे हमला कर दूं, और पीछे फिर ऐसे ही लोग जो बैठे हुए थे वो डेस्क भी बजा रहे थे। फिर अभी ये बात हुई
कि ईरान के हवाले से तो मैं ये कहूंगा कि जब मोहसिन नकवी साहब भी वही बयान दे रहे हो ना, तो आपको पता है कि वो कितने करीब हैं ईरान के भी और दीगर शख्सियात के भी। तो अगर वो भी ये कह रहे हैं तो ईरान से बातचीत के बगैर वो नहीं कह सकते। मैं चले इसको नुक्ते को यहीं पे छोड़ देता हूँ, आगे बहस नहीं लेके जाते। तीसरी ये बात है कि देखिए, जब मुज़ाकरात की बात होती है और अभी कहा गया जी गोलियां चलाएं, वो कितनी गोलियां आज तक मुझे तो समझ ही नहीं आ सकी कि जो लोग खुद शहदा के जनाजों में नहीं जाते, जिनको मैयत वाले घर में जाने से पीरनी साहबा ने मना कर रखा था, वो गोलियों की बात करते हुए अच्छे नहीं लगते। राना सनाउल्लाह से पूछ लेना कौन सा केस था उसके ऊपर, किसने डाला था? अल्लाह को हाजिर नाजर जान के ही केस डाला गया था ना, तो फिर अल्लाह ताला को हाजिर नाजर जान के फिर क्या हुआ? लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये बातें करने की बजाय आगे बढ़ने की कोई सूरत होनी चाहिए, आगे बढ़ने का कोई रास्ता होना चाहिए। और अगर माजी में किसी से भी गलतियां हुई तो जेल से एसी उतरवाऊंगा, फलां उतरवाऊंगा, फलां उतरवाऊंगा। मैं नहीं जाता जो है वो जापान और जर्मनी की सरहदों पे, मैं नहीं जाता कट्टे बच्चों पे और मुर्गी के अंडों पे, मैं उस तरफ बिल्कुल नहीं जाना चाहता। मैं तो उस तरफ जाना चाहता हूँ कि मैंने खुद जब जेल में पूछा इमरान नियाज़ी साहब से कि इसराइल की मजम्मत ही करते हैं, तो उन्होंने मजम्मत नहीं की। तो मुझे ये जो तजाद नजर आता है ना पीटीआई के अंदर भी और उनकी क़यादत के अंदर भी, मैं उस तरफ भी चले नहीं जाता दोबारा से, मैं आगे बढ़ता हूँ। आप ये कह रहे हैं कि अगर मिसाक मईशत की बात कर दी गई है तो यार स्पीकर के चैम्बर में इनके एमएनएज मौजूद होते हैं अपने काम करवाने के लिए, वज़रा के दफातर में चैम्बर्स में मौजूद होते हैं इनके, लेकिन मुल्क के लिए नहीं बैठना, अपने जाती कामों के लिए जरूर बैठ जाना है, अपने टीएडीए के लिए जरूर पहुंच जाना है, अपनी गाड़ी चेंज करवाने के लिए और अपग्रेडेड करवाने के लिए जरूर पहुंच जाना है। लेकिन मुल्की मामलात की बात आएगी, बैनुल अक़वामी इश्यूज की बात आएगी, फिर नहीं मैं ना जैसा मेरा कायद छोड़ो पहले, वो भाई कायद छुड़वाना है तो फिर अपने काम ही छोड़ो ना। लिहाजा ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मैं हुकूमती लेवल पे भी कहूंगा बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिसके बारे में गुफ्तगू कर सकते हैं मेरे दोस्त और अपोजिशन के स्पेशली। लेकिन मसला फिर वही है कि हमने मुसलसल 35 साल मुझे हो गए हैं यही कुछ देखते हुए, यही कुछ करते हुए कि जो अपोजिशन में होता है वो हुकूमत की नहीं मान रहा होता, जो हुकूमत में होते हैं वो अपोजिशन को नीचा दिखा रहे होते हैं। मेरा ख्याल है इससे अब निकल जाना चाहिए। हम तो उम्र के उस हिस्से में आ रहे हैं कि भाई जी होते बच्चे भी ऊंची बोलन तो असी साइड पे हो जाने हैं, और ये जो बच्चे ऊंची बोले और हम साइड पे होते हैं, ये तर्ज तखातुब का, तर्ज तकल्लुम का सेहरा जिसके सर जाता है ना, वो आज जेल में है। ओए फाड़ लांगा, ओए छड़ांगा नहीं। और पहले अखबारात हुआ करते थे, पहले हम रिपोर्टर खबर बनाते थे, सब एडिटर चेक करता था, न्यूज एडिटर के पास जाती थी, चीफ न्यूज एडिटर और एडिटर और चीफ एडिटर के पास जाती थी। अब हमने जब देखा कि सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ओए मैं मूंछों से पकड़ूंगा, मैं तुम्हें यहां से पकड़ूंगा, मैं तुम्हें वहां से पकड़ूंगा। मैं नहीं चाहता कि आयला मलक को वो क्या कहते थे कहां से पकड़ूंगा, लेकिन यार अपने मुखालफिन को तो कहां से पकड़ने की बातें करते थे। लिहाजा वो जो तर्ज तखातुब बिगड़ा है ना, भाईजान मेरे नाल दा बंदा थे अपने 10 साल बेटे तो भी डर जाता जे कि तू तलाक पे आ जाता है। ये सारा कुछ देख देख के कि किस तरह तर्ज बिगड़ी और तर्ज तकातुब बिगड़ा। लिहाजा हमें सबको इस तरफ जाना चाहिए, ना कि मैं या कोई और किसी भी किस्म का किसी तरफदारी का मुजाहरा करे। मेरा ख्याल है अपनी हमें मुस्तकबिल का, बच्चों का, मुल्क का सोचना चाहिए, आगे बढ़ने की कोशिश कर लेनी चाहिए। बिल्कुल सही है ब्रिगेडियर साहब। सर मैंने सवाल तो फैज साहब से पूछा था, लेकिन चलें आप भी मुझे बताइए कि हुकूमत जाने की बातें हो रही हैं, कुछ हकीकत है इस मामले में? पहले मैं एक दो कमेंट करना चाह रहा हूँ। देखिए बात यह है कि बिल्कुल जो सियासी फिजा है वो ठीक होनी चाहिए। सियासी फिजा आपकी ठीक होगी तो आप देखेंगे कि मामला पॉलिटिकली आगे चलेंगे। फिर हो सकता है कि ये पॉलिटिकल पार्टी बैठ के मिसाकी जमहूरियत भी हो जाए, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में ये सारे इकट्ठे आके बैठ जाएं, वो बड़ा अच्छा पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी। लेकिन कुछ सीबीएम भी तो कुछ होनी चाहिए ना, कि जिसकी वजह से कुछ वो एनवायरनमेंट क्रिएट हो। पहले 1 साल पहले तक तो हम बहुत बात करते थे सीबीएम की, अब हमने वो भी बात करनी जो है वो छोड़ दी है कि भाई जब पता है कि कुछ होना नहीं है तो ठीक है, लेट नेचर टेक इट्स ओन कोर्स। बात ये है कि आपने ये सवाल क्या किया था मेरे से? मैं सर ये हुकूमत जाने की जो बातें हम सुन रहे हैं, क्या वजूहात हो सकती है? जी मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि ये मईशत की जो सूरत हाल है, इकोनॉमी की जो हालत, और इस सिचुएशन में
जो बजट भी आया है जिसके ऊपर मैं ओवरऑल कुछ अच्छी चीजें आई हैं, बिल्कुल कोई शक नहीं है, मैंने आज पोस्ट भी लगाई है, देयर आर सम पॉजिटिव थिंग्स इन द बजट आल्सो, लेकिन ओवरऑल एक सेंस ऑफ डिप्रेशन है मुल्क में कि जनाब पॉवर्टी लेवल बहुत बढ़ चुके हैं लोग। आज ये फिगर था कि 2025 में मैं पढ़ रहा था 7 लाख पाकिस्तानी जो है वो मुल्क छोड़ के चले गए, जाहिर बात है इन सर्च ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ। तो दहशतगर्दी आप देखें कितनी है अपना केपी में, बलूचिस्तान में, तो ओवरऑल एक सेंस ऑफ डिप्रेशन और एक मायूसी वाली कैफियत तो है अवाम में। तो लिहाजा ऐसे केसेस में क्या होता है कि ब्लेम जो है वो ना आप पे आएगा ना मेरे पे आएगा। याद रखिए, anything happening in the country good, the prime minister gets the credit. Anything happening bad, the prime minister gets the discredit because he is the chief executive of the country. ये याद रखें। आप ये नहीं कह सकते और जी उनके पीछे वो है, उनके आगे वो है, नो, ऐसी कोई बात नहीं है भाई। जो चेयर में है he is responsible for anything good and bad in the country, ठीक है। अब ये जो नेगोशिएशन हुए ईरान और अमेरिका के दरमियान, इसमें आपके प्राइम मिनिस्टर का भी एक रोल बड़ा, एक अच्छा रोल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। उन्हें आर्मी चीफ और वो उन्होंने क्या जबरदस्त टीम वर्क के साथ ये सारा काम किया, अल्लाह करे ये मुकम्मल हो जाए जिस जो हम सुन रहे हैं। लेकिन यस, ये पिछले चंद दिनों से मैं भी देख रहा हूँ कि एक वेव चल रही है कि जनाब वक्त आ गया है कि अब कुछ चेंज होना चाहिए। और कोई कहता है नेशनल गवर्नमेंट होनी चाहिए, कोई कहता है टेक्नोक्रेट्स गवर्नमेंट होनी चाहिए, दोनों इस किस्म की बातें कर रहे हैं। लेकिन मुझे कुछ ऐसी चीज फॉर द टाइमिंग होते हुए नजर नहीं आ रही। फिर कहा जा रहा कि बड़े जो टॉप मोस्ट हैं शायद वो रिजाइन करेंगे। मैं तो हमारे कंवर दिलशाद साहब ने इस हद तक कह दिया प्रोग्राम में, इसी चैनल 89 के ऊपर लास्ट वीकेंड, कि क्या कि जी वो आर्टिकल 47 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो कहता है कि अगर कि जो सदर मुमलिकत है उनका भी मेडिकल बोर्ड जो है वो कराया जा सकता है अगर वो रिजाइन नहीं करते। देख रहे हैं इस किस्म की बातें इतने जिम्मेदार लोग जब कर ले तो फिर लोगों के ज़हन में तो बात आती है कि यार कोई देयर इज स्मोक देयर इज फायर, कुछ ना कुछ है। बिल्कुल ठीक है सर। जो मैं समझता हूँ, जो जिस तरह ये पीपल्स पार्टी ने एक अच्छी पॉलिटिकल, मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने गिव एंड टेक किया है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 835 अरब रुपए करवाने में वो कामयाब हो गए, जबकि वी वर श्योर कि BISP जो है ये प्रोविंसेस को दिया जाएगा और उनको कहा जाएगा कि आप खुद इसको निबेड़े, खुद जिम्मेदार हो, खुद फंड करें ताकि ये पैसा कहीं और लगे। लेकिन आप देखें कि हेल्थ और एजुकेशन में कोई प्रायोरिटी नजर नहीं आ रही है। BISP में 835 अरब रुपए हो गया। और मजे की बात, यूएस बजट में ठीक है पॉजिटिव बड़ा है, आपका रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है वो अब बड़ा अच्छा उठेगा, बहुत डिप्रेशन में था पिछले 5 साल से। लेकिन पॉवर्टी के एक स्टैंडर्ड, एक थ्रेशोल्ड कैसे पाकिस्तान में चेंज कर दिया गया है, ये कौन, हु इज द ब्रेन जिसने ये किया है, पता भी लगना चाहिए। हम भी देखें वो कौन टॉप इकोनॉमिक ब्रेन है जिसने ये कहा है कि जी 8000 से ऊपर होगा तो वो थ्रेशोल्ड, 8000 से नीचे जो है वो पॉवर्टी है, उससे ऊपर पॉवर्टी नहीं है। यानी कि 9000 रुपए महीना इनकम कमाने वाला आदमी वो ही नॉट पुअर, और फिर भी 29% ऑफिशियल पॉवर्टी का रेट है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में इट इज नाउ अबाउट 45%। सो ये तमाम चीजें जो है ना, इसकी वजह से लोगों में ये आ रहा है कि एक वक्त आ गया टाइम फॉर अ चेंज, चाहे वो नेशनल गवर्नमेंट हो चाहे टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट हो। मैं तो हैरान हूँ कि बड़े बड़े सीनियर हमारे सियासतदान वो अपने इंटरव्यू में कह रहे हैं कि जनाब अब रिजाइन कर रहे। बड़े बड़े हमारे ये जो राइटर्स हैं, कॉलमिस्ट हैं, वो बार बार इंडिकेट करें कि बजट कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। सो ये इस किस्म का एक माहौल है। तो मैं ये समझता हूँ कि पहली इंपॉर्टेंट चीज है बिल्कुल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। CBN यार ये खवातीनों को जो जेल में रखा हुआ है इनको यार बाहर निकालो, ठीक है ना, फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, ताकि कहीं ना कहीं टेम्परेचर जो है वो नीचे हो। पार्लियामेंट के अंदर वो आप देखें ये झगड़े चलते रहते हैं। भाई हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट में डिबेट हो, कि लोग भी डिबेट एंजॉय करें, कोई सीरियस किस्म की गुफ्तगू हो, वो इस किस्म की चीज नहीं होती वहां पे। बिल्कुल सही है सर। देयर हैज टू बी, ये तो चीज ना, ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब का काम है। अच्छी बात है उन्होंने कहा ऑपोजिशन आए मिलके बैठ के बात करते हैं। पहली मरतबा नहीं कहा, उन्होंने तो पिछले 3 साल में कई मरतबा कहा कि ऑपोजिशन आए हमारे साथ बैठे, लेकिन वो एनवायरनमेंट तो क्रिएट किया जाए ना।
बिल्कुल ठीक है सर, मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, बजट पे बात करेंगे, एक शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात करेंगे बजट पे और इस पे मैं मदर बरलास साहब आपसे पूछूंगा। आवाम दोस्त बजट कह रही है हुकूमत इसको सर, और साथ ये भी कह रही है कि हमारी डायरेक्शन बिल्कुल ठीक है इकोनॉमी की। कहाँ तक बात ठीक लगती है आपको? उसामा साहब, मैं बजट से पहले एक बात करना लाजमी समझूंगा। देखिए, हम जो तजिया कारण, हमें डंडी नहीं मारनी चाहिए। सर जवाद फैजी साहब मेरे दोस्त हैं, मगर मुझे खुशी होती अगर वो कहते कि किसी ने ये भी कहा था कि मैं लाड़काना और लाहौर की सड़कों पे घसीटूंगा। मुझे खुशी होती अगर फैजी साहब ये बातें करते कि बेनजीर भुट्टो की तस्वीर किसने फेंकवाई थी। मुझे खुशी होती इन बातों की कि वो जहां एक शख्स की औरतों के साथ बातचीत की है, वो मियां शहबाज शरीफ की 5-7 औरतों की बात भी कर देते। मुझे खुशी होती कि वो डंडी ना मारते। वो बताते कि नवाज शरीफ ने किसी गैर मुल्की साफी को ये कहा था कि मैं आपको फोन दे देता हूं। वो बताते कि वो शमशाद बेगम को गाने सुनाता था। ये बातें करते ना, हम डंडी क्यों मारते हैं? जिसने जो किया है बता देना चाहिए। मेरे लिए फैजी साहब बड़े काबिल एहतराम है, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि वो डंडी क्यों मारते हैं। भाई जिसने जो कहा है वो बताएं। कोई हमारी फूफी का पुत्र थोड़ा है, हम क्यों पार्टियों का हिस्सा बन जाते हैं? हम बताएं। गोली नहीं चलाई तो मॉडल टाउन में साने ऐसे ही हो गया। सर तो चलें अभी बजट पे आ जाए। बजट पे देखें, ब्रिगेडियर साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी जब आपका प्रोग्राम वक्फे से पहले। अब वो फरमा रहे हैं जी, जिसने 8,500 महीने का कमा लिया वो गरीब नहीं है। जी। मुझे पूरा शरीफ खानदान लग जाए और वो बोती पहलवान का पुत्र भी लग जाए साथ, मुझे 8,500 में बजट बना के दिखा दे किसी आदमी का। यार शर्म आनी चाहिए इनको। और मुझे खुशी होती जवाद फैजी साहब आईपीपीज की बातें करते। मैं जिन लोगों ने आईपीपीज के मुआहदे किए हैं उनको गद्दार समझता हूं इस मुल्क का। उन्होंने इस मुल्क के साथ ज्यादती की, जुल्म किया। और जिन्होंने बरामदी कोयले के प्रोजेक्ट लगाए साहिवाल में, फर्टाइल जमीन तबाह की, उनका भी जिक्र होना चाहिए। ये जो वजीर आजम है ना शहबाज शरीफ साहब, ये जब वजीर आजम बने पीडीएम 1 में तो कहने लगे ये साहिवाल में किस बेवकूफ ने प्रोजेक्ट लगाया। तो वहीं किसी ने कहा जी ताड़े बड़े भरा ने लाया। तो इन बेवकूफों ने ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट लगाए। अभी भी ये बीआईएसपी पे कह रहे हैं कि जी इतने अरब बढ़ा दिया। भाई इतने अरब की आप फैक्ट्रियां लगाएं। आप कौम को भिखारी बनाने पे तुले हुए हैं। फैक्ट्रियां लगाएं, लोगों को जॉब्स मिलेंगी और आपका मुल्क तरक्की भी करेगा। अभी आपका मुल्क उसामा साहब 3-4 चीजों पे चल रहा है यार। इसकी बरामदात खत्म हो गई है, इसकी इंडस्ट्री बंद हो गई है। फैसलाबाद से बहुत से लोग सेलेट में, बांग्लादेश में चले गए हैं। ये मजाक समझते थे ये तजर्बाकार टीम, तजर्बाकार टीम, खेत सवा तजर्बाकार टीम। किधर था जीडीपी और किधर ले आए ये चंद्रे। और इन्होंने क्या किया पंजाब में? देखिए, पंजाब एक जरी सूबा, अनाज घर है। पंजाब में भी किसान को तबाह कर दिया। और अब मुझे पंजाब के देहातों से ये खबरें मिलती हैं कि वहां भी लोग आटे का रोला है, वहां भी तरसते हैं लोग। और इंडस्ट्री बंद हो गई। आपका मुल्क 3-4 चीजों पे चल रहा है। पेट्रोलियम लेवी पे चल रहा है, बिजली के बिलों पे चल रहा है, जिसके बारे में आपके बिजली का वजीर कहता है कि 75% तो हम कैपेसिटी पेमेंट के नाम पे देते हैं। यार मैंने तो नहीं कहा, वो हनीफ अब्बासी ने कहा है कि भाई क्यों इन बंद प्रोजेक्ट को पैसे देते हो? ये मुल्क का पैसा है यार, ये इस कौम का पैसा है। फिर आपका जी गैस के बिलों पे चलता है, और फिर जो आपके ओवरसीज बहन भाई पैसे भेजते हैं उस पे मुल्क चलता है। आपकी इंडस्ट्री बर्बाद हो गई है, तबाह हो गई है, बंद हो गई है। आपकी ज़राअत आपने अपने हाथों से बर्बाद की है। और इसमें मौजूदा हुक्मरानों के कसूर है ना, मेरा तो नहीं है। मैं तो नहीं 11 कंपनियां बनाता अपनी मर्जी से कि ये खरीदारी करेंगी। मैं तो नहीं 11 कंपनियों को बारदाना का ठेका देता और कहता 11 कंपनियों का जो कर्जा है, जो वो बैंकों से कर्जा लेंगे, उसका सूद भी हुकूमत पंजाब अदा करेगी। ये सत्यानाश कर दिया इन्होंने। और जिन लोगों ने, मैं फिर कह रहा हूं, जिन्होंने आईपीपीज किए, मैं उन्हें पाकिस्तान का कम से कम मोहब्बत करने वाला नहीं समझता। बिल्कुल सही। चूंकि वो पाकिस्तान दुश्मनी की है।
और जिन लोगों ने बाहर जायदादें बनाई हैं वो भी पाकिस्तान दुश्मनी है। ये टाई सूट देखें इनके लगे हुए ऐसे, इतना सूट पे बुरा वक्त है यार। तारड़ भी सूट पहन रहा है जैसे ये सारे न्यूयॉर्क में पैदा हुए हैं। वो डॉक्टर वो देखें यूनुस ग्रामीण, आज तक वो दूसरा लिबास ही नहीं पहनता, अपना लिबास पहनता है। इनको शर्म ही नहीं आती, इतने इतने महंगे लिबास पहनते हैं। पाकिस्तान का हाल ये कर दिया इन्होंने कि 70% पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे चला गया है। और मुझे ये बजट बना के दिखा दे, देखिए आम तौर पे जो बहुत से लोग हैं वो 30-40 हज़ार रुपया लेने वाले हैं। मैंने मुबशर लुकमान के प्रोग्राम में एक बात की थी, मैंने कहा यार जो 30-40 हज़ार लेता है उस बेचारे का तो बजट नहीं बनता। तो वक्फे के बाद उसने कहा जी ये मेरे टीवी के एक बंदे का सवाल है, वो कहता है 1 लाख रुपया मेरी इनकम है और 1.5 लाख रुपया मेरा खर्चा है, तो वो बेचारा किधर से पूरा करेगा। ये कहना लोगों की तज़हीक है कि जो 8,500 कमाता है वो गरीब नहीं। बिल्कुल सही ये है, तज़हीक लोगों की करते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। जवाद फैदी साहब, सर बजट को कैसे देख रहे हैं सर? जो हुकूमत दावे कर रही है वो दुरुस्त है क्या? यार पहले मेरी बात सुने, मेरी डंडी की बात तो कर दी, इनसे तो तब डंडा नहीं चला कि जिस परवेज भाई ने इमरान नियाजी के खिलाफ सबसे पहले किताब लिखवाई 1994-95 के अंदर, और मैं वल्ला हल्फन हल्फन कहता हूँ अहमद हमायूं खान के नाम से लिखी पाकिस्तान रोजनामा पाकिस्तान के रिपोर्टर से, और उन्होंने जब किताब लिखी तो वो तो लिखी परवेज भाई के घर में बैठ के, उसे तो इन्होंने अपना सदर बना लिया, तब कोई शर्म किसी को नहीं आई। और मैं तो हैरान हूँ यार कि हमारी डंडियां देखते हैं, अपने बड़े बड़े झुमके मदर बदलाव साहब नहीं देखते कि इन्हें ये नहीं अंदाजा हो रहा कि मैंने कहा था कि मैं श्रीलंका से सीख के आया हूँ और मईशत बड़ी तरक्की करेगी, और श्रीलंका ही पै गया, वो डिफॉल्ट कर गया। मैंने कहा था कि हमने बारूदी सुरंगें बिछाई हैं, तब इनका डंडा कहीं नहीं चला। मैंने कहा था कि इस मुल्क के अंदर क्या क्या होगा, यार मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, मैं फिर भी बहरहाल ये लिहाज भी रखता हूँ और सारा कुछ रखता हूँ। ये कहते हैं डंडी नहीं मारते, मैं जेल में देख के आया जिस दिन सजा हुई इमरान नियाजी को, तो उसका सर कैसे ढलका और अपनी अहलिया मारूफ पिंकी पीरनी साहब के कंधे पे जब पड़ा, और ये उसी दिन कह रहे थे वो डट के खड़ा हुआ है। यार तो अडल को केड़े मोकल ने, और आप किस तरह ये बात करते हैं। लिहाजा इस किस्म की गुफ्तगू अगर दानश्वरी करेंगे और फिर ये कहेंगे कि जी मुझे पंजाब के गरीब किसानों की बात, वो इनको बड़े बड़े महल्लात के ड्राइंग रूम में बैठ के केड़ा गरीब दस है इन्होंने, मैं बता सकता हूँ। लिहाजा ये बातें बजाय जवाल फैजी का 5 दफा नाम लेने का मदर बरदात साहब, मैंने एंड पे यही कहा था कि मैं हूं या आप हैं या ब्रिगेडियर साहब हैं। आज तक आपने ये तो बात नहीं कही कि जब वो आपका महात्मा कहा करता था कि हमें बंदे इकट्ठे करने के लिए किन की खदमात चाहिए होती थी, केड़ी जमहूरियत है, किस किस्म की जमहूरियत है, किस किस्म की बात करता है जो आज डट के खड़ा हुआ है, वो लम्बे लेटा हुआ है और तुसी आज भी खड़े हो यार, वो डट के खड़ा है। लिहाजा डंडे आप मारते हैं, मेरी तो डंडियां नजर आती है ना, आप डंडे मारते हैं इस निजाम पे, इस रियासत पे गोलियां चलाते हैं और उल्टा कहते हैं मॉडल टाउन की बात सुन ले, जिस मॉडल टाउन पे गोलियां चली थी, जो जराबे भी बेच आया था सरदार की तरह कि अलफ नंगा पे ना करो और जराबा ना लुआओ, वो जराबे भी मोजे भी बेच के आया था, जो मुबारक हो। मुझे तो शहजाद राय के जब मैं मुबारक हो सुनता हूँ तो मुझे तारुल कादरी याद आ जाता है, जिसके साथ बैठ के प्लानिंग की गई थी कनाडा में, अमेरिका में, इंग्लैंड के अंदर, तब कोई शर्म और हया की बात नहीं थी। मैं आज भी ये कहता हूँ कि वो मौजूद है ऑडियोज कि जिसमें खुद तारुल कादरी कह रहा था कि वो ऐसा तमाशा करो मेरे आने से पहले। लिहाजा ये वो सारी चीजें अगर माजी की तरह से चलते चले जाएंगे ना, और फिर आप कहते हैं बेनजीर भुट्टो की तस्वीरें, और जिस बेनजीर भुट्टो के बारे में फ्लोर पे तकरीर करने के बाद शेख रशीद को रावलपिंडी से बहावलपुर तक बगैर सीट के उस प्रिजनर वैन में ले जाया गया, उसको तो आपने अपने माथे का झूमर बना लिया, और 1 मिनट की खामोशी शलवारे कमीजे मदर बल्लाद समेत पहन के पार्लियामेंट हाउस आ गए जी कश्मीर के लिए 1 मिनट की खामोशी, वरना टोटल मुर्दों वाली खामोशी। अरे सर बजट उसकी तरफ ना जाए ना सर, बजट के अंदर अगर गरीब का नाम लेके इफ्तारे इस्तेमाल हुए हैं तो मैंने तो पहले दिन ये कहा था और मैं हर जगह पे कहा था कि ये इस तरह का गोरख धंधा शुरू से चलता आ रहा है, उसको खत्म होना चाहिए। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि जब एक साबिक वफाकी वजीर
तो सूबाई वज़राए खजाना से ये कह रहा था ना, IMF को खतूत लिखो और उन्हें कहो कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट होना चाहिए, शर्म से डूब के उनको मरना चाहिए था। उसके बाद कैसे, किस तरह, क्या किया गया, गोरख धंधा कितना है, जेन्युइन बातें कितनी है। और ये ओवरसीज की बात करते हैं, उनको तो ये कहते थे पैसे ही ना भिजवाओ, और जलसे में कहा था हुंडी करा दो, गैर कानूनी तरीका इख्तियार करा दो, तब डंडा किसी ने नहीं मारा, तब किसी को शर्म हया नहीं आई। लिहाजा ये वो सारी बातें हैं कि मैं इस पे, अब चूंकि मेरा नाम इतनी दफा ले लिया गया था, काश कि ये प्यार से लेते और डंडियां ना करते। प्यार तो मैं से भी लिया उन्होंने, शुरू में तो बहुत प्यार से लिया सर। बजट पे हम फिर नहीं आ रहे कि बजट सारे प्यार करते हैं। जी बेट साहब क्या कह रहे हैं? मैं कुछ कहना चाहूंगा क्विकली। जी जी प्लीज। देखें, पहली बात यह है, अब ये बजट की जो बात हो रही थी, मैं ये कहना भूल गया, ये सबसे ज्यादा हमारी जो मईशत की बर्बादी हुई है IMF की वजह से हुई है। IMF और पाकिस्तान के अशराफिया के दरमियान अब तो लोग खुल के लिख रहे हैं कि भाई को गठजोड़ है, कोई आपस में हेलो आए हैं, क्या ना IMF हमारी जान छोड़ता है ना हम उसकी जान छोड़ते हैं, क्योंकि IMF इज प्रो एलीट, वो एलीट कैप्चर को प्रमोट कर रहा है पाकिस्तान में, और करते करते वो बिल्कुल पाकिस्तान के जो ऐवान इक़्तिदार है, जो हमारे डिसीजन मेकिंग इदारे हैं, मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात कर रहा हूँ और बाकी जिस तरह हर मुल्क में होता है, वो तो डिक्टेट करने के मूड में आ गए। तो एक तो ये बात, दूसरा ये कि बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि IPPs ने अगर इस मुल्क की मईशत को तबाह किया है, उसमें IPPs का एक बड़ा रोल रहा है, और इसमें इससे ज्यादा मुल्क के साथ और क्या जो है वो तबाही की जा सकती है। तीसरी बात, इस बजट में भाई कहीं पे कोई कॉस्ट कटिंग, कोई ऑस्टेरिटी, कोई सादगी, कोई इस किस्म की चीजों की बात ही कोई नहीं। हर जगह पे फलां ये जगह है, उसके जो गार्डन है 12 करोड़ रुपया, फलां का 1 अरब 2 अरब पैसे इतने, और देखें कुछ चीजें होनी चाहिए, सादियत ना है भाई, वो प्रोटोकॉल जो है उनको खत्म करें। कोई रियासत पाकिस्तान के जो डिसीजन मेकर है, कोई नए फैसले लेके आए सामने विजन के साथ। वी नीड अ विजनरी लीडरशिप जो पाकिस्तान को कहे कि अब बस बहुत हो गया, अब हम ठीक है, लेवी जो है पेट्रोल की वो भी होगी मेरा ख्याल है 1700 अरब रुपया, समथिंग लाइक दैट इन द नेक्स्ट 1 ईयर। पता नहीं उसके बाद लोगों का क्या हाल होगा, लेकिन भाई कुछ कुर्बानी दें, पाकिस्तान की लीडरशिप कुर्बानी दें। पाकिस्तान के अवाम की जिम्मेदारी नहीं है कि हर चीज में वही कुर्बानी देंगे। और लास्ट बात मैं कहना चाहता हूँ सानिया मॉडल टाउन पे, मैं मॉडल टाउन की तहरीक में आगे था, लेकिन मैं कहता हूँ कि 2-3 GITs हुई, अभी भी शायद मेरा ख्याल केस पेंडिंग है हाई कोर्ट में। ठीक है, डॉक्टर कादरी साहब बिल्कुल नाउमीद होके मुल्क छोड़ के चले गए, हमेशा कनाडा चले गए, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर हमने मॉडल टाउन में हमारा लीगल सिस्टम ने इंसाफ नहीं दिया, हमारे जुडिशियल सिस्टम ने, तो भाई उन केसेस को क्लोज कर दो, क्योंकि 12 साल के बाद मुझे अब कोई उम्मीद नहीं लगती कि जनाब वहां पे, अब देखे ना कराची में क्या हुआ है, वो बल्दिया फैक्ट्री, वो जो 2 मुलजिम थे पता नहीं कौन थे, वो भी बरी हो गए, और इनको जितने मुल्जमान हैं इसके मॉडल टाउन के, इनको बरी कर दें, बाइज्जत तौर पे इनको बरी कर दें, केस क्लोज कर दें, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल है कि साने मॉडल टाउन में कोई इंसाफ होगा। बिल्कुल सही। एक बेचारा गुलू भट्ट था, वो गुलू भट्ट पकड़ा गया, उसको 3 साल गालिबन जेल हुई, उसके बाद मेरे ख्याल है 2-3 साल पहले उसकी डेथ हो गई थी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जवाब साजिद साहब शॉर्टली सर, तीसरा बजट हुकूमत का, किस बुनियाद पे हुकूमत ये दावा कर रही है कि हमारी मईशत की सिमत दुरुस्त है? देखिए जी, अगर तो ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो रहा है जिसकी वजह से सबसे ज्यादा डर रहता है, लेकिन मैं इससे भी पहले सच्ची जो बात है कि वो आपने एक सवाल किया था कि वो जी हुकूमत जाने वाली है, उसका ब्रिगेडियर साहब ने बड़ा तफसीली जवाब दिया। मुझे बताया कि हम जो अहले साफत है, कुछ डंडियां मारने वाले बकौल मजहर बदलाव साहब के, तो वो बैठे हुए ये बात कर रहे थे कि उसी कॉलम में सुहेल बड़ाई साहब के असल गुस्सा ये था कि प्राइम मिनिस्टर वापस आके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, और जो वज़रा हैं वो हम लोगों के फोन नहीं उठाते, यार उन किसी वजीर ने फोन नहीं चुकिया तो वंडर बॉय और ये कंपनी नहीं चलेगी, ये सिलसिले नहीं होने चाहिए। मैं तो ऐसे लोगों से, मेरे भाई हैं बड़े वो, लेकिन मैं ये उम्मीद नहीं रखता कि अगर कोई वजीर आपका फोन ना उठाए तो आप कह रहे जी हुकूमत ही जा रही है। हालात देखें, वाकयात देखें, मामलात देखें, बैनुल अक़वामी तनाज़ुर के अंदर, और फिर सारी सूरत हाल को हुकूमत कितने जाएगी।
चली जाएगी। तो यार फिर ब्रिगेडियर साहब अगर कह रहे थे मॉडल टाउन, और मदर बरलास साहब ये कह रहे थे कि जो इंडिया के खिलाफ जंग जीती थी वो प्राइम मिनिस्टर की वजह से नहीं जीती थी, जिन्होंने जितवाई है, तो फिर वो मॉडल टाउन का वाकया भी सामने ले आए, नतारा हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब ये मैं तो ये एक प्रोग्राम में कहा था मैंने एक दफा, मेरे साथ सुहेल बड़ाइश साहब भी बैठे थे, मेरे साथ मौलवी सईद अदर साहब बैठे थे, और मेरे साथ शादाब बैठे थे, हम 4 लोग बैठे हुए थे। तो मैंने ये कहा था कि मौलवी सईद अदर साहब आपको कितना अरसा हो गया जहाफत में? उन्होंने कहा 50 साल। सुहेल बड़ाइश साहब आपको कितना? तब उन्होंने कहा कि मुझे 35 साल। तब मुझे 31 साल हुए थे और शादाब को 18 साल। अगर हम भी किसी ऐसी जगह पे भर्ती या अफसर होते, कैसी भी बड़े बड़े रैंक तो फारग राइट होना सर। थी। सर लेकिन ये बिल्कुल भी ठीक है, मसला बदर ना बरलास हमारा। साहब, सर शॉर्टली कंक्लूडिंग रिमार्क्स सर। अच्छा, ये जो बार बार फैज साहब बात करते हैं, देखिए मेरे दोस्त हैं, मैं कहता हूँ 2019 में जो अभिनंदन वाला वाकया हुआ था वो भी किसी ने किया था यार। सियासी लोगों का ये काम नहीं होता, ये जो दफाई लोग हैं वो करते हैं, जंगे वो जीतते हैं। तो इसका क्रेडिट खामखा लेना, अब डॉक्टर कदीर खान का क्रेडिट भी आप किसी को दे दे, नहीं भाई उसने बम बनाया था, मानते हैं। देखिए इस पे ये बात नहीं कर रहे। ये जो इंडिया मंसूबा बना रहा है दरिया चनाब पे पानी रोक के, भाई यार हमारा बंजर हो जाएगा पाकिस्तान, हमें पाकिस्तान की फिक्र करनी चाहिए। मेरा तो ताल्लुक किसी सियासी पार्टी से नहीं है, खामखा मुझे किसी तरफ धकेलने की कोशिश करने। मेरी पार्टी पाकिस्तान है, मेरी मोहब्बत पाकिस्तान है, पाकिस्तान की धरती से मुझे प्यार है। जिसने पाकिस्तान को लूटा मैं उस पर लानत भेजता हूं, जिसने पाकिस्तान के खिलाफ फैसले किए मैं उस पर भी लानत भेजता हूं, वो जो मर्जी हो। बिल्कुल सही है। और सर ये बस कंक्लूड हो गया है, पाकिस्तान बेहतरीन कंक्लूजन हो गया सर। बहुत शुक्रिया मदर बरलास साहब आपका, परेड फारूक हमीद साहब आपका शुक्रिया, जवाद फैज साहब आपका शुक्रिया। बजट जिसके अंदर गरीब की तारीफ जो है वो ये की जाती है कि 8400 रुपये जो कमा रहा है वो गरीब नहीं है, और इस बजट को ठीक कहा जा रहा है जिसके अंदर दिन ब दिन आम आदमी की ज़िंदगी मुश्किल तरीन होती जा रही है। न जाने वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन से ऐसे इशारे हैं जो ये बताते हैं कि बजट बहुत अच्छा है या हमारी इकॉनमी की सिमत दुरुस्त है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।